हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। भारतेंदु हरिश्चंद्र के आज यहाँ पर हम नाटक देखने वाले हैं। उनके जो नाटक हैं अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, इन दोनों नाटकों से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जो आपके पेपर में यूजीसी नेट में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे वन लाइनर में। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक और उनके जो मौलिक नाटक हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनुदित नाटक में उनका सबसे पहले आता है विद्या सुंदर जो नाटक है ये 1868 ईस्वी में लिखा गया था। रत्नावली 1868, दोनों विद्या सुंदर और रत्नावली दोनों 1868 में लिखे गए थे। पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी, धनंजय विजय 1873, सत्य हरिश्चंद्र 1876 में लिखा था। भारत जननी 1877 और मुद्रा राक्षस लिखा था 1878 में। ठीक है, तो ये याद रख लेना। इनके जो नाटक हैं दुर्लभ बंधु 1880 और कर्पूर मंजरी का समय नहीं है, लेकिन ये हमारे जो इनके अनुदित नाटक हैं यानी कि जो दूसरी भाषाओं में लिखे गए थे नाटक, उनको इन्होंने अनुदित किया था, अनुवाद किया था उनका। ठीक है, उनको अनुदित बोला जाता है। तो इन नाटकों को आप जरूर याद रख लेना, ये क्रम से भी या वैसे भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक कौन कौन से हैं। तो मौलिक नाटकों की अगर बात करें तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873 ईस्वी, पांचवें पैगंबर 1873, प्रेम जोगिनी 1874, भारत दुर्दशा 1800, एक मिनट, ये 1800, भारत दुर्दशा इनका मौलिक नाटक है, लेकिन इसका जो समय है वो 1880 ईस्वी है। ठीक है, श्री चंद्रावली 1876, विशस्य विषम औषधम 1876, अंधेर नगरी 1881 और नील देवी भी 1881 ईस्वी में लिखा गया था। ये इनके मौलिक नाटक हैं, इनको याद रख लेना है। एक है सती प्रताप। तो इनके मौलिक नाटक और अनुदित नाटक दोनों भारतेंदु जी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब हम चलेंगे यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ, जो कि अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा जो हमारे सिलेबस में है वहीं से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये जानकारी कहाँ मतलब वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। अंधेर नगरी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सबसे पहले हमें याद रख लेना, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। वैसे तो हमने अभी अभी पढ़ा है, लेकिन जब ये एक साथ आते हैं, पेपर में आते हैं, तो कई बार हम नर्वस हो जाते हैं और नहीं दे पाते सही आंसर, अगर रिवीजन नहीं किया होता ठीक से तो। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये ज़रूर आपको याद रखनी है। अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये 1881 ईस्वी। ठीक है, 1881 में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर अंधेर नगरी नाटक में कितने अंक हैं और ये किस शैली में लिखा गया है? तो अंधेर नगरी नाटक में 6 अंक हैं और ये प्रहसन शैली में लिखा गया है। शैली और अंक दोनों ही चीज़ आपको याद रखनी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक है जो केवल एक दिन में रचा गया था और उसी दिन खेला भी गया था? ठीक है, तो अंधेर नगरी नाटक है जो केवल एक दिन में रचा गया था और उसी दिन ये दशा अश्वमेध घाट पर खेला भी गया था। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। अंधेर नगरी नाटक को केवल एक दिन में रचा गया था। ठीक है, और उसी दिन, एक दिन में रच करके उसी दिन इसको खेला भी गया था, यानी कि इसका जो मंचन है वो उसी दिन हुआ था दशा अश्वमेध घाट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंधेर नगरी नाटक को लिखने के पीछे भारतेंदु जी का क्या उद्देश्य रहा है? तो भारतेंदु जी ने ये नाटक एक जमींदार को लक्ष्य करके सुधारने के लिए रचा था। ठीक है, अंधेर नगरी नाटक को रचने के पीछे भारतेंदु जी का जो उद्देश्य था, किसी जमींदार को लक्ष्य करके उन्होंने उन्हें सुधारने के लिए ये नाटक लिखा था। अंधेर नगरी नाटक में कुल कितने पात्र हैं? तो इसमें 28 पात्र हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 28 पात्र आते हैं इसके अंतर्गत। अंधेर नगरी नाटक के विषय क्या क्या है? तो इसके विषय के बारे में बताना है। नाटक में आदर्शहीनता, अनैतिकता और मानसिक गुलामी पर प्रहार करते हुए असत्य पर सत्य की विजय इसमें दिखाई गई है। ठीक है, अंधेर नगरी जो नाटक है इसमें आदर्शहीनता, अनैतिकता और मानसिक गुलामी पर प्रहार किया गया है और बाद में असत्य पर सत्य की विजय दिखलाई गई है। अंधेर नगरी नाटक के चौथे अंक में किसका दृश्य दिखाया गया है? तो यहाँ पर अंधेर नगरी जो नाटक है इसमें 6 अंक हैं और 6 अंक में से जो चौथा अंक है उसमें राजसभा का वर्णन किया गया है।
भारतेंदु जी ने हिंदुस्तान की कमी को किसके माध्यम से और किस पंक्ति में कहलवाया है? तो हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बेर, इस पंक्ति के माध्यम से हिंदुस्तान की कमी को उजागर किया गया है। इस पंक्ति को कुंजड़िन के माध्यम से कहलवाया गया है। ठीक है, ये भी याद रख लेना है। और कुंजड़िन क्या कहती है कि हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बेर, इससे हिंदुस्तान की कमी को उजागर कर रहा है ये। साहब लोग जो चूरन खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। इन पंक्तियों के माध्यम से जो अंधेर नगरी नाटक है उसमें किसकी अभिव्यक्ति होती है? तो ये पंक्तियां जो पाचक वाला है, पाचक चूरन वाला चूरन बेचता है, ठीक है, वो ये बात कहता है कि साहब लोग जो चूरन खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। और इन पंक्तियों पंक्तियों से क्या मतलब इनमें क्या चीज़ उजागर होती है? तो इसमें देश में व्याप्त जो भ्रष्टता है वो उजागर होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अंधेर नगरी नाटक में अधिक लोभ ना करने का उपदेश किसके द्वारा दिया गया है? तो हमें अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, ये उपदेश कौन किसको दे रहा है? तो सबसे पहला अंक जो आता है उसमें महंत आता है और अपने दोनों शिष्यों के साथ, ठीक है, दोनों शिष्यों को अधिक लोभ ना करने का वो उपदेश देते हैं। भारतेंदु के अंधेर नगरी नाटक में पारसी थिएटर का थोड़ा प्रभाव है, ये किस दृश्य से पता चलता है इस बात का? तो हलवाई वाले प्रकरण की तुकबंदी को देखकर ऐसा लगता है कि उन पर पारसी थिएटर का प्रभाव है। ठीक है, हलवाई वाले प्रकरण की तुकबंदी को देखकर ये लगा था पारसी थिएटर का भारतेंदु जी के ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव था। महंत का शिष्य गोवर्धन दास कितने पैसे में 2.5 सेर मिठाई खरीद कर गुरुजी से मिलता है? तो इस 7 पैसे में कितनी किलो मिठाई खरीदता है? तो 2.5 किलो मिठाई खरीदता है, ये याद रख लेना है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, इनको थोड़ा सा लैंग्वेज भले ही बड़ा कर दो, लेकिन क्वेश्चन तो सब यहीं से पूछे जाने हैं। आप देखना, इसमें हमारे 35 क्वेश्चन है जो कि भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों से लिए गए हैं। आई होप आपको ये पसंद आएंगे, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, सपोर्ट करेंगे तो। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं। एक फरियादी की बकरी मर जाने पर राजा किस किस को फांसी का दंड सुनाता है, लेकिन बाद में खुद ही फांसी चढ़ जाता है? एक फरियादी की मतलब बकरी मर जाती है किसी की, और वो फरियाद लेकर के राजा के राजसभा में आता है। ठीक है, तो उस से जब पता चलता है कि कैसे तुम्हारी बकरी मरी, तो बहुत सारे लोग उसमें ऐसा लगता है कि ये दोषी है, ये दोषी, उन सबको वो फांसी की सज़ा सुनाता है। मतलब सबको नहीं है, किसी एक को ही फांसी देनी है, लेकिन उसको खुद ही पता नहीं चलता कि किसकी गलती है। तो कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, गडरिया, और बाद में अपने कोतवाल को ही फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे देता है, लेकिन चढ़ खुद जाता है। अंधेर नगरी का जो 5वां अंक है अरण्य, इसमें किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो 5वें अंक में फांसी के लिए गोवर्धन दास को गर्दन मोटी होने के कारण राजा के प्यादों द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे फांसी के लिए घसीट लिया जाता है। जो इसका 5वां अंक है उसमें जो राजा के जो मतलब सेवक थे, वो घूम रहे थे किसके लिए? क्योंकि जो कोतवाल को दंड दिया गया था फांसी के लिए थे, लेकिन जो उसकी गर्दन थी ना वो पतली थी, और जो रस्सी का फंदा था, मतलब फांसी का जो फंदा था, वो थोड़ा बड़ा था और वो उसकी गर्दन में फिट नहीं हो रहा था। तो प्यादे किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो उस गर्दन में मतलब फिट हो जाए वो फंदे में। तो ऐसा इंसान उनको मिल जाता है गोवर्धन दास, और गोवर्धन दास को वो घसीट करके ले जाते हैं कि इसके फंदे में, फांसी के फंदे में ये फिट आ रहा है। अंत में राजा स्वयं फांसी पर क्यों चढ़ जाता है? तो मेहनत अपनी चतुर बुद्धि के द्वारा, मेहनत और जो उसका दूसरा शिष्य है वो दोनों आते हैं, और अब गोवर्धन दास को बचाने के लिए, उनको पता है कि गोवर्धन दास ने कोई भी अपराध नहीं किया है, तो उसको बचाने के लिए मेहनत जो होता है वो अपनी चतुर बुद्धि के द्वारा वैकुंठ जाने की बात कहकर सबको फांसी चढ़ने के लिए उत्साहित कर देता है, और अंत में राजा स्वर्ग जाने की इच्छा से स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है। मतलब वो राजा के सामने और उन लोगों के सामने बार बार ये बोलता है कि जो भी फांसी चढ़ेगा वो सीधा बैकुंठ जाएगा। ठीक है, इस तरह की बातें करता है वो अपनी बुद्धि के द्वारा, और फिर राजा कहता है कि हाँ बैकुंठ तो सबसे पहले मैं ही जाऊंगा क्योंकि मैं राजा हूँ, तो वो ही फांसी पर चढ़ जाता है। सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश को देश में कबहू न कीजो बास। ठीक है, सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश को देश में कबहू न कीजो बास, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? तो ये महंत जी के द्वारा कही गई हैं। ठीक है, पंक्तियों को याद रख लेना। जहाँ ना धर्म, ना बुद्धि, नहीं नीति, ना सुजन समाज,
ए ऐसे ही आपहूँ न सही जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी में किस पात्र से संवाद को कहलवाया गया है? तो ये महंत जी कहते हैं। ठीक है, जहाँ ना धर्म ना बुद्धि नहीं नीति ना सुजन समाज, इसमें महंत जी भी आ सकता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें गुरु भी एक ऑप्शन में दे रखा था, तो यहाँ पर इस टाइप से वो गुरु ही थे। वैसे भी दोनों ही सही होते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक को लास्य रूपक कहा है? तो किस नाटक को लास्य रूपक कहा है? भारत दुर्दशा को कहा है। ठीक है, भारत दुर्दशा नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1880 ईस्वी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा नाटक लिखने के पीछे क्या उद्देश्य था? अभी हमने अंधेर नगरी के बारे में पढ़ा, तो उसमें वो जमींदार को सुधारने के लिए लिखा गया था। और दुर्दशा क्यों लिखा गया था? तत्कालीन अंग्रेजी राज्य के द्वारा किए गए अत्याचारों की अप्रत्यक्ष निंदा के लिए भारत दुर्दशा नाटक की रचना की गई थी। ठीक है, उस समय 1880 के आसपास में आप जानते हैं उस समय का जो समय था वो अंग्रेजों का राज था उस टाइम पर। और वो जो अत्याचार करते हैं उनकी कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्ट वे में क्या की है? बुराई की है, उसका विरोध किया है, इसीलिए भारत दुर्दशा को लिखा गया था। भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में और किस प्रकार का नाटक है? तो ये 6 अंकों में विभाजित है। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा दोनों 6 अंकों में, इनको याद रख लेना। ये एक दुखांत नाटक है। ठीक है, ये क्या है? एक दुखांत नाटक है। बाद में इसमें देखते हैं दुखांत क्यों है। भारत दुर्दशा नाटक की शुरुआत कहाँ से होती है? तो जो इसमें प्रथम अंक है, देखो इसमें 6 अंक हैं और प्रथम अंक से ही शुरुआत होगी। तो प्रथम अंक में एक योगी आकर लावनी गीत गाता है। ठीक है, एक योगी आता है और वो लावनी गीत गाता है। इस गीत में वह भारत के प्राचीनतम गौरव और वर्तमान उस टाइम की, ठीक है, अब की नहीं, उस टाइम की वर्तमान दुरावस्था पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव ये एक पात्र के रूप में है। भारत दुर्देव किस अंक में रोग आलस्य मदिरा और अंधकार को भारत भेजता है? तो ये भेजता है भाई चौथे अंक में। जो भारत दुर्देव है वो चौथे अंक में रोग आलस्य मदिरा और अंधकार को भारत भेजता है। ठीक है, तो रोग सबसे पहले, देखो इनका क्रम आपको याद रख लेना है क्योंकि इसको क्रम से एक बार पूछा गया था क्वेश्चन में। रोग आलस्य मदिरा और अंधकार, सबसे पहले रोग आता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी के शरीर में कोई रोग होगा तो उसे आलस भी आएगा, है ना। आलस आएगा तो वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं गलत काम करेगा, है ना। मदिरा पिएगा और मदिरा पी करके वो अंधकार में पड़ा रहेगा। ऐसे करके आप कुछ भी याद कर लेना, लेकिन ये क्रम जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के नहीं अच्छा। ये पंक्तियां भारत दुर्दशा के किस अंक में कही गई हैं? दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, ये चौथे अंक में कही गई हैं और वो भी किसके द्वारा? आलस्य के द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं। चौथे अंक में आलस्य के द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं, इनको भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत दुर्दशा में कौन सा चरित्र भारत के अतीत का गौरव गान करता है और वह भारत को बार बार जगाने की चेष्टा करता है पर सफल नहीं होने के कारण अंत में आत्महत्या कर लेता है? तो कौन सा पात्र है भाई जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है? तो ये है भारत भाग्य। भारत भाग्य है जो भारत को बार बार जगाने की चेष्टा करता है। जागो रे जागो भाई, इस तरह का वो गीत गाता है, लेकिन मतलब भारत है कि जो जागता ही नहीं है ना। और वो सफल नहीं हो पाता और बाद में आत्महत्या कर लेता है, मतलब मूर्छित हो जाता है। और मूर्छित हो जो उसकी मूर्छित है वो बाद में मौत में बदल जाती है। रोहऊ सब मिलके आवहु भारत भाई, लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, अंग्रेज राज सुख साज सबे सजय सब भारी। ये गीत भारत दुर्दशा नाटक में किसके द्वारा गाया जाता है? तो ये प्रथम अंक में जो योगी आता है और योगी लावनी गीत गाता है वो यही गीत होता है। ठीक है, रोहऊ सब मिलके आवहु भारत भाई, लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी। ये गीत वो गाता है। भारत की दुर्दशा को सुधारने के लिए 5वें अंक में एक कमेटी बनाई जाती है। उसमें कितने और कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो उसमें एक सभापति होता है और उसके 6 सहयोगी सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका मतलब उस कमेटी में 7 लोग होते हैं। उसमें एक बंगाली, जो ये 6 सहयोगी सदस्य हैं इसमें एक बंगाली होता है, एक महाराष्ट्रीय होता है, एक कवि होता है, एक पत्र संपादक और 2 इसमें देसी महानुभाव होते हैं। इस तरह से 6 लोग बन जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस पत्रिका का जिक्र उनके नाटक भारत दुर्दशा में किया गया है? तो एक कवि वचन सुधा नामक जो इनकी पत्रिका है उसका जिक्र किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक में
गद्य खड़ी बोली में और पद्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो ये भारत दुर्दशा में लिखा गया है। भारत दुर्दशा जो नाटक है उसका गद्य खड़ी बोली में लिखा गया है और पद्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। भारत दुर्दशा में कौन सा पात्र है जो कि सबसे शक्तिशाली चरित्र के रूप में आता है? तो भारत दुर्देव वो पात्र है जो सबसे शक्तिशाली रूप रोल यहाँ पर अदा करता है। ये खलनायक के रूप में आता है। ठीक है, ये खलनायक के रूप में आता है जो नाटक के तीसरे अंक में प्रवेश करता है। ये भी ध्यान रख लेना, जो भारत दुर्देव है ये तीसरे अंक में आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नीति उपदेश द्वारा पाठकों को जगाने का आग्रह अपने किस नाटक में किया है? तो ये अंधेर नगरी में किया है। ठीक है, नीति उपदेश के द्वारा पाठकों को जगाने का आग्रह किसमें किया है? अंधेर नगरी में। दोवऊ भारत अबजस पंका मेटऊ भारत भूमि कलंका। ये पंक्तियां भारत के किस नाटक से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं भारत दुर्दशा से। ठीक है, धोवऊ भारत अपजस पंका मेटऊ भारत भूमि कलंका। ये पंक्तियां भारत दुर्दशा से ली गई हैं। यहाँ पर हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना और मुझे बताना कमेंट करके कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है। इसी प्रकार में जो नाटक हैं उनके और भी आगे जो नाटक दे रखे हैं उनके वन लाइनर आपको करा दूँगी।